नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जम्मू कश्मीर विधानसभा से अनुच्छेद 370 की बहाली से जुड़े प्रस्ताव को पास हुए 3 दिन हो चुके हैं। इन 3 दिनों में हर दिन सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। आज भी आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। पहले से प्रस्ताव का विरोध कर रहे बीजेपी विधायकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिसके बाद नारेबाजी, धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई। हमारे आज के सारे सवाल इसी से जुड़े हुए हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा थम क्यों नहीं रहा? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच की भी मोहर लग चुकी है। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को वैध बताया था। ऐसे में अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत पड़ेगी, जो राजनीतिक कारणों से भी संभव नहीं है। पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ा ये मंजर लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं का मजाक है। अनुच्छेद 370 की बहाली से जुड़े प्रस्ताव पर जारी संग्राम की वजह से सदन लगातार 3 दिनों से युद्ध का मैदान बना हुआ है। प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में नारेबाजी, धक्का मुक्की और यहाँ तक कि मारपीट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी विधायकों की इस नारेबाजी के दौरान सदन में आज भी हालात बद से बदतर हो गए, जब अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख प्रस्ताव के विरोध में नारे लगा रहे विपक्षी विधायकों तक पहुंच गए। उन्होंने आज लगातार दूसरे दिन 370 की बहाली से जुड़े पोस्टर को लहराने की कोशिश की। विपक्षी दलों के विधायकों ने खुर्शीद की इस हरकत पर विरोध जताना शुरू किया, जिसकी वजह से खुर्शीद अहमद शेख और विपक्षी विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। इस बीच वहीं पास खड़े एक विधायक टेबल पर भी चढ़ गए। सदन में धक्का मुक्की होता देख वहां मौजूद मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटकर बाहर ले जाने लगे। इस दौरान बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद जमीन पर भी गिर पड़े, जिनको उठाकर सदन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी वहां से बाहर निकाला। मार्शल की इस कार्रवाई के विरोध में बाकी बचे बीजेपी विधायक भी सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के रवैये पर सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने स्पीकर पर अनुच्छेद 370 की बहाली से जुड़े प्रस्ताव को तैयार करने का आरोप मढ़ दिया। मैं ऐसा मानता हूं, जम्मू कश्मीर के
राजनीतिक इतिहास में और लोकतांत्रिक परंपरा में आज का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा। पिछले 3 दिन से जो ऑनरेबल स्पीकर हैं इस हाउस के, जिसे कस्टोडियन माना जाता है हाउस का, वो एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। और विशेषकर ये स्पीकर जिसने रेजोल्यूशन एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट किया, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वापस लो। इसके बाद बीजेपी विधायक विधानसभा के बाहर ही स्पीकर के विरोध में धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर प्रस्ताव के बहाने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया, जिसे 6 नवंबर को राज्य में अनुच्छेद 370 यानी स्पेशल स्टेटस को फिर से बहाल करने की मांग के साथ पास किया गया था। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर 5 साल पहले अनुच्छेद 370 के हटाने के फैसले को एकतरफा करार दिया। जब मैंडेट हमें मिला तो हम पर एक फर्ज आयद होता था कि हम पहली अब जो फुर्सत में एक रेजोल्यूशन करते हैं असेंबली, और असेंबली मर्ज की सरकार को ये कहती कि जो कुछ आपने 5 अगस्त 2019 को किया वो मंजूर नहीं है। हमें आवाम की आवाज बनना है, क्योंकि आवाम ने हमें मैंडेट दिया है। तो इसमें कोई मुझे लगता है ताज्जुब की बात नहीं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बांट दिया गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्ता में आते ही इस पर दोबारा सियासत शुरू हो गई है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विधानसभा चुनाव तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग तक सीमित रहने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस अचानक अनुच्छेद 370 की बहाली से जुड़ा प्रस्ताव ले आई। हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। इस बार के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें गंवाने और सिर्फ 3 सीटें जीतने वाली पीडीपी 370 को भावनात्मक मुद्दा बनाने में जुटी है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से लाए गए प्रस्ताव का मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनाधार को बचाए रखना मात्र है। उमर अब्दुल्ला सरकार के एक फैसले की वजह से जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही नारेबाजी, हंगामे और धक्का मुक्की तक सीमित रह गई है। उसकी तरफ से लाए प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने राज्य में विशेष राज्य की बहाली का प्रस्ताव विधानसभा से पास करवाकर सबको चौंका दिया। वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। फर्क ये है कि हम कायदा कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए, और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। नहीं तो हम पहले दिन ऐसा रेजोल्यूशन लाते जिसको वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते, फिर क्या फायदा होता। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए। हालांकि हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उमर या उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा फोकस जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने तक ही सीमित था। अब प्रस्ताव जरूर 370 की बहाली से जुड़ा है, फिर भी उमर अब्दुल्ला की नीयत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आर्टिकल 370 से जुड़े इस प्रस्ताव को बहाली से नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत की कवायद से जोड़ दिया। ये जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए।
किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए? किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें यह कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए। इससे पहले भी पीडीपी ने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उमर की दिल्ली यात्रा पर भी सवाल खड़े किए थे। जब इन्होंने पहला रेजोल्यूशन कैबिनेट में लाया, वो इन्होंने स्टेटहुड पे लाया, इन्होंने 370 पे नहीं लाया, और उस वक्त भी इन्होंने बात नहीं की। और जब ये पहली बार चीफ मिनिस्टर बन के दिल्ली चले गए, तो दे शुड हैव कंसल्टेड एवरीवन, दे शुड हैव होल्ड ऑल पार्टी मीटिंग एंड कंसल्टेड ऑल लीडर्स ऑफ जम्मू कश्मीर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड रीजन्स, और बताना चाहिए कि हमें दिल्ली लेके कौन सा पैगाम जाना है, क्योंकि 5 साल के बाद ये असेंबली बनी है, लोगों के इतने जज्बात एसोसिएटेड है। इस वक्त उमर साहब पूरे सबके लीडर हैं, उनको सुनना चाहिए था लोगों की बात, उनको हम सबको बुलाना चाहिए था, अपोजिशन के लीडर उनको बुलाना चाहिए था और उनसे बात करनी चाहिए थी। दिल्ली प्रवास के दौरान उमर अब्दुल्ला ने पहले गृह मंत्री अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। इन मुलाकातों के दौरान आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर किसी तरह की बातचीत का जिक्र सामने नहीं आया था। ऐसे में उनकी तरफ से राज्य को दोबारा स्पेशल स्टेटस देने से जुड़े प्रस्ताव को उनकी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के जरिए उमर अब्दुल्ला का असल मकसद सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाना है, जिसके जरिए वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का सहारा लिया था। इस दौरान राष्ट्रपति ने पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया। सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद अनुच्छेद 370 का संवैधानिक अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या राज्य में विधेयक पास करने से अनुच्छेद 370 की बहाली मुमकिन है? इस पर संविधान विशेषज्ञ का मानना है कि आर्टिकल 370 से जुड़ा प्रस्ताव राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के पास 370 से जुड़ा कोई अधिकार बचा ही नहीं है। संविधान में 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था। ऐसे टेम्परेरी प्रोविजन बहुत कम होते हैं। टेम्परेरी शब्द का ही मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, कोई चीज परमानेंट नहीं है। ये आर्टिकल 370, बाकी जितने संविधान में धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, वो परमानेंट है। जैसे आर्टिकल 14 है, 21 है, 32 वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये टेम्परेरी प्रोविजन था। दूसरी बात, इसको जब एबोलिश या इसको समाप्त कर दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि केंद्र सरकार को अधिकार था और इन्होंने अधिकार का प्रयोग किया और आर्टिकल 370 समाप्त हो गई। एक बार जब 370 संविधान में से समाप्त हो गई है, तो या तो उसको रीइंट्रोड्यूस किया जाए, और रीइंट्रोड्यूस किया जाए उसका कोई प्रोविजन नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर धर्म संकट में फंसी दिख रही है। इस प्रस्ताव को लेकर वो साफ साफ कुछ भी कहने से बच रही है। हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। 370 पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेसी नेताओं के स्टैंड पर आलाकमान चुप क्यों है? अनुच्छेद 370 हमेशा राष्ट्रवाद से जुड़ा मुद्दा रहा है, जिसके हटने से बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई। इसका फायदा भी उसे कई राज्यों में पहुंचा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में 370 बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और दोनों ही राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस में उसकी सहयोगी है, जिसकी वजह से स्टैंड लेने में कांग्रेस को मुश्किल हो रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव सर पर हैं और धारा 370 बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा। एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर बीजेपी ने इसको लोकसभा के चुनावी मौसम में भी भुनाया और जाहिर तौर पे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मजबूती से कांग्रेस अगर अपने आप को देखना चाहती है, फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए देखना चाहती है और बीजेपी को पलटवार करना चाहती है, तो उसको धारा 370
की बहाली जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है उससे लगातार किनारा काटना होगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने एक तरफ सरकार में भी शामिल ना होने का फैसला लिया और बाहर से ही समर्थन देने का फैसला लिया है। तो एक तरीके से लगातार कांग्रेस अभी जो है जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस पशुपेश में है कि आखिर एक चुनावी मौसम में किस तरह से वो एक सीधी लकीर खींचे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के भी अपने सहयोगियों को कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती। एक तरीके से वहां पे चुनी हुई सरकार है और इंडिया अलायंस का हिस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसे में उनको नाराज ना करके अपनी राष्ट्र में या केंद्र स्तर पे अपनी सियासत को कैसे साधा जाए, इन दोनों छोरों के बीच ऊहापोह में कांग्रेस का आला कमान जो है फंसा हुआ है और जाहिर तौर पे इसको लेके सन्नाटा पसरा है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस घटना में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 16 घंटे तक संघर्ष चला, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। इनमें से एक आतंकी पाकिस्तानी था। पिछले 43 घंटों में कश्मीर में 3 मुठभेड़ हो चुकी हैं। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में आतंकियों का संपूर्ण सफाया कब होगा? पिछले 7 दिनों में जम्मू कश्मीर में 6 हमले हो चुके हैं। सुरक्षा बलों की नजरों से बचना नामुमकिन है। आतंकी जंगल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ढूंढ कर ढेर किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में दिख रहे दोनों आतंकी मारे जा चुके हैं। सुबह आतंकियों की टिप मिली और दोपहर से पहले ढेर कर दिए गए। खबर है कि जंगल में अभी भी करीब 2 से 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने अपने नए ठिकाने बना लिए हैं, पर ये ठिकाने भी सुरक्षा बलों की पहुंच से दूर नहीं है। बीहड़ से बीहड़ इलाकों में सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं और ढूंढ कर उन्हें उनकी मान से बाहर निकाला जा रहा है। बीते कुछ दिनों में बढ़े आतंकी वारदातों के बाद सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर निगरानी शुरू कर दी है। नवंबर की शुरुआत से ही घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज भी सुरक्षा बलों को सोपोर में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया। ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की तलाशी की गई। ड्रोन की मदद से 2 आतंकियों की सटीक लोकेशन मिल गई और जब सुरक्षा बल उन्हें पकड़ने के लिए उनके करीब पहुंचने लगे तो खुद को घेरा हुआ पाकर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी गोलीबारी में दोनों आतंकी ढेर हो गए। बीते 7 दिनों में 6 आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद से कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिए गए। बड़े स्तर पर सुरक्षा बल और पुलिस मिलकर घाटी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। श्रीनगर, बांदीपोरा, अनंतनाग और सोपोर में अभी भी तलाशी ली जा रही है। बीते 1 हफ्ते में आतंकी हमलों में 4 जवान घायल हुए, जबकि 4 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 2 नवंबर को मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान जाहिद राशिद के रूप में हुई, वहीं दूसरा अरबाज अहमद मीर था। दोनों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी। इसके अलावा 3 नवंबर को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें दुकानदारों और खरीदारों समेत 12 लोग जख्मी हुए थे। बांदीपोरा में 5 नवंबर को सुरक्षा बलों ने आतंकी को घेरा और इस बीच मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर हुआ था। इसके बाद घात लगाए बैठे आतंकियों ने 7 नवंबर को 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या कर दी, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने सोपोर में सर्च ऑपरेशन चलाया और 2 एनकाउंटर की। जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी, जिसमें सगीपुरा जो है सोपोर का एक इलाका था, पुलिस स्टेशन बोमई के अंडर। वहां पे कुछ टेररिस्ट मूवमेंट की खबर मिली थी। इसी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस जगह का मुहासरा करा और जब वहां पे जो कॉर्डन है और किया जा रहा था, उसी समय गोलियों का तबादला शुरू हुआ। आज सुबह फर्स्ट हाफ में ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और इसमें जो 2 टेररिस्ट हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उनसे काफी आर्म्स, एमुनेशन और बाकी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसकी आगे फर्दर तफ्तीश भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ग्रामीण सुरक्षा गार्ड के 2 सदस्यों की हत्या के बाद से आक्रोश है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भी बताएं कि किश्तवाड़ से टारगेटेड किलिंग का मामला सामने आया था, जिसमें ग्राम सुरक्षा गार्ड यानी कि वीडीजी के 2 सदस्यों की आतंकियों ने अगवा करके हत्या कर दी। ग्रामीण सुरक्षा गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार मवेशी के लिए चारा लेने जंगल में गए थे और तभी आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया
और जब उनकी तलाश की गई तो सोशल मीडिया पर उनके शव की तस्वीर वायरल हो गई और दोनों के परिवार के सदस्यों ने शव की शिनाख्त कर ली है और इलाके के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस घटना पर दुख जाहिर कर रही है। सरकार और सिविल सोसाइटी को मिलकर मुकाबला करने की बात कही जा रही है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर आतंकी घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है। आइए जानते हैं। निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को निशाना बनाने की एक साजिश और कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का तो ये सामना कर नहीं सकते। 35 वर्षों से जम्मू कश्मीर में ये हालात चल रहे हैं। कभी थोड़ा रुक जाते हैं, उसके बाद शुरू हो जाते हैं। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है जो इसको चलाने वाले हैं, लेकिन इसको हैंडल करने में हमारे जो फोर्सेस हैं, जो रिमोट एरियाज हैं जहां ये वाक़ा हुआ है, वहां हर एक आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 हफ्तों में अचानक से आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या उमर सरकार बनने के बाद बढ़ी हैं आतंकी घटनाएं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डाले और आतंकवादी कुछ भी गड़बड़ी नहीं फैला सके, उससे आतंकवादी और सीमा पार बैठे उनकी आका बौखलाहट में है। आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल और गैर कश्मीरी लोग हैं। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट हैं उनमें तेजी आई है। एक के बाद एक, पहले जम्मू में और अब कश्मीर में भी जो है घटनाएं हुई हैं। शुरुआत जो सोनमर्ग से हुई, जहां एक टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो रेजिडेंशियल क्वार्टर थे उन पे मिलिटेंट ने हमला किया। इसमें 7 लोग मारे गए, जिसमें 5 नॉन लोकल भी थे। उसके बाद 2 नॉन लोकल्स को मागम में टारगेट किया गया। गोटपथरी गुलमर्ग एलओसी के पास जो है सेना की गाड़ियों पे हमला हुआ, उसमें 4 लोग मारे गए, जिसमें 2 सेना के जवान शामिल थे। इरादा साफ था कि हालात खराब हों और श्रीनगर में जो एक नॉर्मलसी रही है काफी समय से और जो टूरिज्म बढ़ा है और बाकी गतिविधि चल रही है वो उसमें जो है रखना पड़े, और इसीलिए ये ग्रेनेड अटैक हुआ था। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।